इसको हर महीने के अंत में रिकंसाइल भी किया जाएगा ताकि कोई एंट्री कहीं पर छुटी नहीं हो। जब ये कोर्ट नायब न्यायालय वाले ने, जब कोर्ट नायब पुलिस थाना वाले को जब रिसीव करा दिया तो उसके बाद SHO की जिम्मेवारी होगी कि वो उस प्रोसेस को इमीडिएटली किसी न किसी पुलिस ऑफिसर को एग्जीक्यूट या सर्व कराने के लिए, जैसा भी केस हो, वो किसी न किसी को प्रस्तावित कर देंगे। उसके बाद जब उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा, उसकी एक रिपोर्ट फिर उसी चैनल से वापस न्यायालय में जमा होगी। पुलिस ऑफिसर सीधा न्यायालय में जमा नहीं करेगा। जो पुलिस ऑफिसर है किसी भी थाना में जिसने उसको सम्मन को सर्व किया है या वारंट को एग्जीक्यूट किया है, वो उसकी सर्विस रिपोर्ट या सम्मन रिपोर्ट थाना के कोर्ट नायब को देगा, वो उसकी एंट्री करेगा। उसके बाद वो फिर न्यायालय के कोर्ट नायब को देगा, वो वहाँ पर उसकी एंट्री करेगा और फिर PP के माध्यम से या APO के माध्यम से, जो भी जिस कोर्ट में जिस स्तर के भी पदाधिकारी हैं उनके स्तर से उसको कोर्ट में समर्पित किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया में मंथली रिकंसाइल का सिस्टम भी रखा गया है ताकि किसी भी लेवल से कोई भी जो प्रोसेस कोर्ट से निर्गत हुआ है उसमें कोई त्रुटि नहीं रहे, कोई मिसमैच नहीं रहे। इस जिला में ही 2000 इसको पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था फॉर्मल पुलिस ऑर्डर में लाने के पहले। तो पटना में जब इस सिस्टम को हम लोगों ने ट्राई करने का प्रयास किया तो 2024 में 2023 के मुकाबले में लगभग 3 गुना साक्षियों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सका इस मॉनिटरिंग के कारण। क्योंकि जब हम साक्षी को कोर्ट में उपस्थापित कर देंगे तो ट्रायल की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली ही तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अभी इस पायलट प्रोजेक्ट को पूरे राज्य स्तर पर लाने का प्रयास किया गया है पुलिस महानिदेशक के इनिशिएटिव से, और इसमें सभी पुलिस थानों पर, कोर्ट नायब के पास और इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्रोसिक्यूशन सेल खुला हुआ है वहाँ पर भी एक पंजी का संधारण होगा, जिससे मंथली जो डाटा है वो सारा रिकंसाइल होता रहे और इसमें किसी भी प्रकार के मिसमैच की कोई गुंजाइश नहीं रहे। पुलिस के स्तर से जो गंभीर प्रकृति के अपराध है उसमें त्वरित विचारण के लिए जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में अभी आप सब लोगों को बताया गया। ये वो कांड है जिसको प्राथमिकता के आधार पर त्वरित विचारण कराया जा रहा है। लेकिन अगर हम पूरे बिहार राज्य में विचारण के लिए लंबित कांडों की संख्या को देखें तो वो संख्या बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी संख्या को डेली रूटीन में या दैनिक आधार पर मॉनिटर करने में कठिनाई भी होती है, लेकिन उनका विचारण भी तेज़ी से हो उसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो समीक्षा के बाद जो कारण आया वो ये था कि कांडों की संख्या बहुत ज़्यादा है। न्यायालयों में जब तक साक्षी उपस्थित नहीं होंगे विचारण की गति में तीव्रता नहीं आएगी। साक्षी के उपस्थित नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो कारण रहता था वो ये था कि जो कोर्ट ने आदेशिकाएं निर्गत की हैं, सम्मन हैं, वारंट हैं, अटैचमेंट्स हैं, उसका समय पर निष्पादन कराना, वो एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव लेकर के पुलिस महानिदेशक द्वारा इस पर इनिशिएटिव लिया गया और फरवरी 2025 में ही उनके द्वारा एक पुलिस आदेश निर्गत किया गया है जिसमें कोर्ट नायब की व्यवस्था लागू करने पर बल दिया गया है। ये बिहार पुलिस के लिए एक नया कंसेप्ट है। इसके पहले CBI और दिल्ली पुलिस में ये कंसेप्ट पर काम होता रहा है। तो उनके सिस्टम को स्टडी करने के बाद अब प्रयास ये है कि बिहार पुलिस में भी CBI और दिल्ली पुलिस की तर्ज पर कोर्ट नायब की व्यवस्था लागू की जाए। इसमें 3 प्रकार के पद, ये सृजन तो हम नहीं कहेंगे लेकिन प्रतिनियुक्ति के लिए 3 प्रकार के पदों का नाम दिया गया है। उसमें सबसे पहले है कोर्ट प्रभारी या कोर्ट ऑफिसर जिसको कहा जाएगा। ये एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर होंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट हैं, एडिशनल सेशन कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। फिर इसी तरह से एक अलग से एक कोर्ट ऑफिसर रहेंगे जो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। इसी तरह सब डिविजनल लेवल पर भी जो कोर्ट्स हैं उनके लिए एक अलग ऑफिसर रहेंगे, इनको कोर्ट ऑफिसर का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोर्ट नायब की व्यवस्था लाई गई है। हर कोर्ट में कम से कम एक सिपाही अथवा उससे वरीय स्तर का पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया जाएगा, जिसका कार्य ये होगा कि जो दैनिक रूप से कोर्ट से आदेशिकाएं निर्गत हो रही हैं, सम्मन, वारंट्स, अटैचमेंट्स, उन सबको वहाँ से प्राप्त करना और उसके बाद संबंधित थाना को भेजना। थाना पर एक अलग कोर्ट नायब की व्यवस्था है। जो न्यायालय में कोर्ट नायब रहेगा उसको कोर्ट नायब न्यायालय का नाम दिया गया है। जो थाना में कोर्ट नायब रहेगा उसको कोर्ट नायब पुलिस थाना की संज्ञा दी गई है।
तो जो कोर्ट न्याय न्यायालय में है वहाँ से आदेशिकाएँ प्राप्त करेगा, उसकी एंट्री करेगा रजिस्टर में। उसके बाद वो जो थाना से संबंधित जो कोर्ट नायब हैं वो प्रतिदिन न्यायालय में जाएंगे, वहाँ से सभी न्यायालय के कोर्ट नायब से संपर्क करेंगे और उन कोर्ट से जो आदेशिकाएँ निर्गत हैं उनको प्राप्त करेंगे, थाना में ले जा करके फिर से एंट्री करेंगे। तो 2 जगह पर एंट्री हो रही है, क्रॉस चेकिंग रहेगा, डाटाबेस मेंटेन होगा, मिसिंग होने का स्कोप कम होगा। इसके अतिरिक्त कई बार पहले ये भी होता था कि कुछ आईओ जो हैं, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अनुसंधानकर्ता जो हैं, वो सीधा कोर्ट में अपने अपने केस के लिए रिक्वेस्ट करके, प्रेयर करके और वारंट या कुर्की इत्यादि प्राप्त कर लेते थे। उसका लेखा जोखा कहीं पर नहीं रहता था। अभी इस प्रक्रिया के आने के बाद कोर्ट से कोई भी प्रोसेस जब भी निर्गत होगा, चाहे वो समन है, वारंट है, अटैचमेंट है, कुछ भी, उसका लेखा जोखा 2 अलग अलग जगहों पर निर्धारित हो रहा है। एक कोर्ट नायब जो कोर्ट न्यायालय में है और दूसरा कोर्ट नायब जो पुलिस थाना में है। तो राज्य में 38,071 कांडों में 52,314 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सजा दिया गया। इस सज़ा में शस्त्र अधिनियम के 132 कांडों में 172 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। हत्या के 207 कांडों में 508 अभियुक्तों को सज़ा दी गई है। डकैती के 7 कांडों में 22 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। अपहरण के 23 कांडों में 28 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। बलात्कार के 81 कांडों में 92 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। दहेज निवारण और दहेज हत्या से संबंधित 39 कांडों में 60 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। और इसके अलावा जो अन्य विभिन्न श्रेणी के केसेज हैं उनमें 37,582 कांडों में 51,432 अभियुक्तों को सज़ा दिया गया। अगर हम इसमें जो सज़ा दी गई है उसका वर्गीकरण करें कि किन किन लोगों को किस प्रकार की सज़ा दी गई है, तो नॉर्मली हम लोग जो अपने स्तर से बात करते हैं उसमें फांसी की सज़ा, आजीवन कारावास, 10 वर्षों की सज़ा या 2 वर्षों से अधिक की सज़ा या उससे फिर कम अवधि के जो सज़ा होते हैं उनके आधार पर वर्गीकरण हमारे यहाँ किया जाता है। तो इस वर्ष में अब तक 3 अभियुक्तों को 2 मामलों में फांसी की सज़ा दी गई है, जिसमें से एक कटिहार ज़िले के प्राणपुर थाना का मामला था, जिस हत्या का मामला ये था और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को 15 अप्रैल 2025 को सज़ा दिया गया। एक दूसरा मामला जयनगर का है जो मधुबनी ज़िले का है। इसमें हत्या पॉक्सो एक्ट और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के मामले में 2 अभियुक्तों को 29 मई 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा सजा दिया गया। इसके अलावा 489 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। 246 अभियुक्तों को 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि की सज़ा दिया गया है। 585 अभियुक्तों को 2 वर्ष से 10 वर्ष के 2 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम की सज़ा दी गई है। 1093 अभियुक्तों को 2 वर्ष तक की सज़ा है और 49,898 अभियुक्तों को जुर्माना या उनको बंधपत्र भरने की सज़ा दी गई है। इसी अवधि में हम लोगों ने विभिन्न माननीय न्यायालयों में 17,207 पुलिस कर्मियों को साक्षी के रूप में विचारण के लिए उपस्थापित किया है। 3,318 चिकित्सकों को विभिन्न मामलों में साक्ष्य देने के लिए उपस्थापित किया गया है। 49,515 अन्य साक्षियों को गवाही के लिए माननीय न्यायालय में उपस्थापित किया गया है।
त्वरित विचारण के मामले को गंभीरता देने के लिए जब से डीजी साहब ने योगदान दिया है उसी समय से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।